गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसके बारे में कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि भाई जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, उस पदार्थ के अंदर क्या गुणधर्म होते हैं। तो अपन ने लिया था आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, है ना, या ऐसी वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। परिभाषा पढ़ी थी अपन ने पदार्थ की, है ना, और कुछ बताया था उसके कणों के बीच में गति होती है, परमाणु, आयन, और क्या कहते हैं अपन, अणु के रूप में पाया जाता है। तो इसके बारे में लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने चर्चा की थी। आज अपन लेने जा रहे हैं वो ये कि पदार्थ जो होता है उस पदार्थ के सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं। सामान्य गुणधर्म के बारे में अपन बात करेंगे और सामान्य गुणधर्म के अंदर जो पहला अपना पॉइंट आता है वो है पदार्थ के भौतिक गुणधर्म। क्या नाम देते हैं? भौतिक गुणधर्म। ठीक है, और भौतिक गुणधर्म जिससे क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं अपन इसको? प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एक पदार्थ की? मैंने कहा था कल आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि हम खुद है ना, हम खुद भी एक तरह से क्या है, पदार्थ के रूप में रहते हैं। तो मैं आपसे जनरल सवाल पूछूं, जैसे ऑफलाइन क्लास होती ना तो अपन बोलते हैं, मैं आप किसी को भी खड़ा करके बोल देता कि भाई तेरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्या बताओगे आप उसको? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कोई एक उदाहरण बोलता है कि सर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे 2 हाथ, 2 कान, नाक, मुंह, है ना, और पांव वगैरह, ये सब क्या है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती होती है। लेकिन वास्तविकता में फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ये होता है कि हम किसी पदार्थ की पहचान आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कैसा दिखता है वो। देखो क्या होते हैं पॉइंट इसके। फिजिकल प्रॉपर्टी का सबसे पहला जो पॉइंट है इसका वो है पदार्थ की अवस्था। क्या कहते हैं अपन? पदार्थ की अवस्था कैसी है। ठीक है ना। अब मैंने आपको ये पेन, ये मार्कर बताया या ये पेन बताया या फिर अपन ये बोर्ड ले रहे हैं, है ना, ये बोर्ड है, और भी अगर अपन ले, जैसे ये पानी अपन लेते हैं, वायु वगैरह, ये सब चीजें। तो एक पदार्थ की अवस्था क्या होती है, कैसा दिखता है वो उसका पहला गुणधर्म हुआ कि भाई भौतिक गुणधर्म के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं पदार्थ की अवस्था। यानी पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी हो सकती है? ठोस, द्रव या गैस। मुख्य रूप से ये 3 अवस्थाएं इसकी होती है। पहला पॉइंट तो ये आया। ठीक है, चलो अवस्था आ गया। अब आपको कहें कि भाई आप सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी आपने कहा कि हमारे 2 हाथ, 2 कान, नाक वगैरह सब है, तो इसमें एक और चीज आती है, कहते हैं ना कि तू गोरा है या काला है, बोलते हैं अपन, है ना। तो इसका जो सेकंड गुण है कि पदार्थ की पहचान किससे होती है? उसके रंग से होती है। कोई काले रंग का होता है, कोई पीले रंग का होता है, कोई हरे रंग का होता है, कोई भूरे रंग का होता है। अलग अलग प्रकार के रंग से आप पदार्थ को पहचान सकते हैं। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप जब केमिस्ट्री लैब के अंदर जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि अलग अलग प्रकार के रंग के अंदर वो पदार्थ दिखाई देता है। ठीक है, 2। तीसरी चीज गंध, स्मेल, सबसे मेन गुण होता है इसका। क्या कहते हैं? पदार्थ की गंध कैसी है। अब गंध में आप भी जानते हो, ऐसा नहीं कि अपन ने स्प्रे कर दिया कि सर बहुत अच्छी स्मेल है। स्प्रे नहीं, स्प्रे तो अलग अलग अल्कोहलिक पदार्थ के बनाए जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग फ्लेवर के होते हैं। लेकिन एक पदार्थ की पहचान को हम सबसे बेस्ट जो होता है ना वो इसकी स्मेल से। किसी की गंध तीक्ष्ण होती है, किसी की मधुर होती है, अच्छी लगती है, किसी से अपन को क्या होती है, घृणा होती है, सिर दर्द होना शुरू हो जाए। तो ये इस प्रकार से इसका तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो आता है कि गंध क्या होती है, किस प्रकार की गंध से अपन इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, और चौथा इसका पॉइंट है वो है विलेयता। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी, स्मेल, कलर, अवस्था, अवस्था किस प्रकार से होती है, ठीक है ना, ये सब चीजें। तो अब विलेयता के बारे में मैंने आपको कहा कि साहब ये मार्कर है, इसको पानी में डाल दो, घुलेगा पानी में? नहीं घुलेगा। तो पदार्थ की पहचान भी होती है कि वो पदार्थ जल के अंदर विलेय है या नहीं है, किस प्रकार से इसको देखा जा सकता है। आप पदार्थ को पानी में डालो, रेत को पानी में डालो, नहीं घुलेगी। नमक को डालते हो,
घुल जाती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद वो पदार्थ पानी में घुलना भी क्या हो जाता है, बंद। तो ये तो अपन पढ़ेंगे इसके आगे कि ये सब की विस्तृत जानकारी आगे के लेसन के अंदर, आगे वाले जो लेसन आएंगे उसमें आएगा। ठीक है, अब ये तो एक 4 चीजें आई, अवस्था, रंग, गंध और विलेयता। ठीक है, अब इसके बारे में एक किताब में लाइन दी गई है कि साहब ये जो पदार्थ होते हैं इनमें भौतिक, कह सकते हैं अपन, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, यानी जिसको हम परिवर्तित ना करके, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करके उसके बारे में अध्ययन किया जाता है ना, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, भौतिक गुणधर्म के बारे में आते हैं। ठीक है, अब आता है सबसे इसका मेन इंपॉर्टेंट भाग, सबसे मेन भाग आता है साहब, भाग ये है पहला, गलनांक। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी पदार्थ कितने तापमान के ऊपर अपनी अवस्था में परिवर्तित होता है। अब गलन बिंदु जो आता है ना, गलन बिंदु मुख्य रूप से इसके लिए दिया गया है, किसके लिए, ठोस अवस्था के लिए, कि जो ठोस पदार्थ होता है, ठोस अवस्था वाला जो पदार्थ है ना, तो ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित करने के लिए, यानी उसे गलाने के लिए हमें न्यूनतम तापमान कितना चाहिए, वो क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो ये भी किसका है, ये इसका भौतिक गुणधर्म कहलाता है। गलनांक किसे कहेंगे, वह न्यूनतम तापमान जिस पर एक ठोस पदार्थ किसमें परिवर्तित होता है, द्रव में परिवर्तित होना शुरू होता है। जैसे पानी है, पानी, तो पानी है ना, पानी को देखो, गलनांक मतलब बर्फ है, बर्फ धीरे धीरे, अगर आप बर्फ को फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो बाहर के तापमान के हिसाब से धीरे धीरे वो द्रव अवस्था में बदलना शुरू होता है, पानी के रूप में जलती है, तो ये गलनांक कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्वथनांक, इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसको क्या कहते हैं अपन, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग, अब जैसे अपने बॉयल कहते हैं ना, बॉयल करना, बॉयल करने का मतलब क्या होता है, उस चीज को उबालना। अब उबालने की जब बात आती है तो ठोस तो उबलता नहीं है, किसके लिए ये वर्ड काम में आता है, द्रव के लिए, ये काम में आता है द्रव के लिए और ये ठोस के लिए। तो द्रव, जब हम कहते हैं कि द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तित करना है, द्रव को किसमें चेंज करना है, गैस अवस्था में बदलना है, तो गैस अवस्था में बदलने के लिए हम ये परिभाषा इस क्वथनांक की बताते हैं कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर एक द्रव जो होता है ना, वो उबलना शुरू होता है, या उसका वाष्पीकरण होना शुरू होता है, या हम कह सकते हैं कि वह द्रव गैस अवस्था में धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू होगा, तो वह तापमान क्या कहलाता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। तो देखो, गलनांक, क्वथनांक, 2 चीजें आई। अब बात आती है सबसे मेन तीसरे पॉइंट की, वो है, इसके आगे ले रहा हूं मैं, हिमांक। क्या नाम लेते हैं अपन, हिमांक, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो, वर्ड आया फ्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये है, ये किसके लिए दिया गया है, द्रव के लिए, कि एक द्रव को किसमें परिवर्तित करना है, ठोस में परिवर्तित करना है, तो उसके लिए वह न्यूनतम तापमान जिसमें एक द्रव पदार्थ किसमें परिवर्तित होना शुरू हो, ठोस में परिवर्तित होना शुरू हो, या धीरे धीरे वह जमना शुरू होता है, तो वह उसका पॉइंट क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रिज, फ्रिज के हिसाब से दिया गया है, जिसे हम कहते हैं हिमांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक पदार्थ जो होता है, इस पदार्थ के अंदर ये सब चीजें आती है। देखो, पदार्थ की अवस्था, उसका रंग, उसकी गंध, विलेयता, पदार्थ पानी में घुलनशील है या नहीं है, या किस में घुलता है, उसके बारे में। फिर गलनांक, क्वथनांक और हिमांक, ये 3 पॉइंट आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन तीनों के ऊपर ही क्या है, पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं निर्भर करती है। तो ये जो वर्गीकरण है,
ये वर्गीकरण हम किसका लेते हैं, भौतिक वर्गीकरण के रूप में लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको देखना है तो इसके अलावा और भी पॉइंट अगर ध्यान में रखना चाहो तो एक पदार्थ का द्रव्यमान, उसका आयतन क्या है, उसका घनत्व कैसा है, ये सब चीजें भी किसके अंतर्गत आती है, इसके भौतिक गुणधर्म के अंदर आती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। अभी मैंने जैसे बताया है तो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं कि पदार्थ की पहचान किसके द्वारा होगी। अब आपने ये सब चीजें पढ़ी और फिर अपने आप को खड़ा कर दो कि मैं एक पदार्थ हूं, अब मेरे अंदर कौन कौन से गुणधर्म हैं उसके बारे में देखो। आपका द्रव्यमान, तुल्य पे खड़े हो जाओ, है ना, इलेक्ट्रिक या जो भी है उसके ऊपर खड़े रह के अपना बाहर देख लो। आपका आयतन, आप कहीं खड़े हो तो आपके द्वारा कितना घेरा गया है स्थान, आयतन। आपका घनत्व, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में। पदार्थ जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था के लिए घनत्व पॉइंट काम में लिया जाता है। उसके बाद देखो रंग, आप जानते हो। उसके बाद गंध तो होती नहीं है, ठीक है। फिर विलेयता, आप पानी के अंदर घुलनशील हो या नहीं हो, पानी के अंदर वो भी पता कर लो, ठीक है। लेकिन ऐसा आप मत करना, सॉल्युबिलिटी का मतलब किसी पदार्थ के लिए वर्ड दिया गया, आप मत जाना पानी के अंदर के मैं पानी के अंदर देखता हूँ घुलता हूँ या नहीं, ऐसे नहीं करना। फिर गलनांक, क्वथनांक और हिमांक, ये चीजें भी नहीं करनी है, ठीक है ना। मतलब आप ये कहो कि मैं गलता हूं या नहीं, मैं उबल सकता हूं या नहीं उबल सकता, या मैं जम सकता हूं या नहीं, ऐसी चीजें नहीं करनी है। ये केवल जनरल बात उदाहरण के हिसाब से बताया गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बिल्कुल इसी तरीके से कॉपी के अंदर नोट कर दीजिएगा। ये क्या है, पदार्थ के सामान्य गुणधर्म के अंदर पहला आता है भौतिक गुणधर्म और दूसरा हम लेते हैं वो है रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। हाँ जी, अब हम लेते हैं इस पदार्थ के सामान्य गुणों के अंदर अपना सेकंड पॉइंट। मजा आया होगा थोड़ा आपको, चलिए ठीक है। देखिए आप क्या होता है ना, हम सेकंड गुणधर्म जो ले रहे हैं ना वो अपने केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री से रिलेटेड होने का मतलब क्या होता है कि इस सेकंड गुणधर्म का नाम है रासायनिक गुणधर्म। क्या कहते हैं अपन इसे, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। बता सकते हो। अब इसमें हम नहीं आते हैं, आते हैं इसमें अपन आते हैं बिल्कुल। अपने शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी पाचन क्रियाएं वगैरह जो भी क्रियाएं होती है जिसमें रासायनिक क्रिया या रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो रासायनिक गुणधर्म समझने के लिए हम ये कहते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि कोई भी पदार्थ को देखने या मापने के लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया या कोई न कोई प्रक्रिया करानी पड़ती है। उसके बिना रासायनिक गुणधर्म हम नहीं समझ सकते, ठीक है। देखो इसकी लाइन दी गई है कि इन गुणों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक है। इन गुणों को मापने या देखने के लिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन होना क्या है, आवश्यक है। अगर हम रासायनिक परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमें किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब ये क्या होते हैं, 9th छोड़ो, आप 10th की बात करते हैं। 10th के अंदर अपने विज्ञान के अंदर एक चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक के बारे में, है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर आपने कुछ अभिक्रियाएं पढ़ी होगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण, एक, ठीक है, एक पढ़ा होगा अपचयन, और दोनों को एक साथ जब पढ़ते हैं तो कौन सी आती है, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण, अपचयन, एक तो ये हुआ। एक आपने पढ़ा था विस्थापन, ठीक है। एक पढ़ी थी द्विविस्थापन, ये भी पढ़ी थी क्रिया, ठीक है। और याद है और अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी,
ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ये भी थी साथ में, है ना। और एक अपन ने जैसे कार्बन वाले पार्ट के अंदर पढ़ी थी कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो होता है ना, उसको जब अपन जलाते हैं, दहन क्रिया जिसे अपन कहते हैं, तो जलाने पर उस पदार्थ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या प्राप्त होती है, जल वाष्प प्राप्त होती है, और प्रकाश और ऊष्मा भी साथ में बनती है। तो उसके लिए अपन ने अभिक्रिया को पढ़ा था जिसका नाम था कौन सी क्रिया, दहन। अब देखो, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना, अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ठीक है। तो जब ये दोनों क्रियाएं होती है तो पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, ठीक है। उसके बाद विस्थापन, द्विविस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक में से किसी एक अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा अपने से कम क्रियाशील तत्व का उस यौगिक से क्या करना, विस्थापन करना, उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती है जिसमें एक ही रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दोनों क्रियाकारक यौगिकों में आयनों का क्या होता है, विस्थापन होता है, यानी एक से दूसरा दूसरे से पहले के अंदर आते हैं, आयनों के विस्थापन की क्रिया होती है जिसे नाम दिया गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये पढ़िए, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, ताप देना पड़ता है, तो ऊष्मा ग्रहण करके पदार्थ में परिवर्तन होते हैं। और एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया होने के बाद उसमें से क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। जैसे चूने का उदाहरण इसका सबसे बढ़िया है कि चूने को पानी में डालते हैं तो पहले उसमें से क्या होता है, गैस निकलती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, और गैस के साथ साथ आप देखोगे कि वो पात्र जिसके अंदर आपने ये प्रक्रिया की है वो एकदम गर्म हो जाता है, तो वो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर आती है। और दहन के अंदर मैंने आपको बताया कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो होता है, कार्बनिक पदार्थ जो है इसका दहन करना है, दहन करने के लिए क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन, तो ये किस में बदलता है, CO2 और H2O। यहाँ H2O क्या है, जल वाष्प के रूप में रहती है। तो ये रासायनिक गुणधर्म का मतलब ये हुआ, क्या कह रहा है कि इन गुणों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक है। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन या भौतिक गुणधर्म भी इन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा क्या हो जाते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो आज का जो ये अपना वीडियो है, ये वीडियो मुख्य रूप से यही है कि एक पदार्थ जो होता है उस पदार्थ के अंदर सामान्य गुणधर्म किस प्रकार से प्रदर्शित किए जाते हैं। अब अगर एक रियल में बात बताऊं, आप उन सब पॉइंट को एक एक बार लिखोगे ना तो अपने एक पेज आराम से भर जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज अपना ये मुख्य पॉइंट यहां पर हुआ पूरा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपके वो पढ़ा हुआ है, आप कह रहे होंगे कि ये क्या है, पहले पढ़े हुए 9th 10th में सब पढ़ा हुआ, लेकिन थोड़ा और रिपीट हो जाएगा। वो है पदार्थ का वर्गीकरण अवस्था। एक होता है भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण की बात कर रहा हूं। अभी अपन ने पढ़ा है भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म के अंदर तो हम पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो आप जानते हो, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन 2 अवस्थाएं और है जिसके बारे में थोड़ा सा अपन विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन बाद में लेंगे। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं, कॉपी के अंदर नोट करते जाइएगा। धन्यवाद।